हेलो माय हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट यूनिट नंबर 15, जो कि है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप के बारे में। तो दो टॉपिक इसमें हम मेनली कवर कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप के बारे में। तो क्या क्या हमें टॉपिक इसमें कवर करने हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ टीम, टाइप्स ऑफ टीम, टीम डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, टीम इफेक्टिवनेस। ये थे टॉपिक्स रिलेटेड टू टीम। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें हमने पढ़नी है ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी। इसके बाद आता है लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेजर फेयर स्टाइल, क्वांटम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ लीडरशिप, लीडर इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्चुअली में टीम क्या होती है और क्या लीडरशिप होती है। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द रिस्टोरेशन ऑफ कंडक्टिव वर्क कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। हैंस देयर इज अ नीड टू वर्क इन अ टीम स्पिरिट। इसके लिए हमें जो है एक टीम के अंदर काम करने की ज़रूरत है कि जितने भी मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन के वो टीम वर्क करें। Manager who act as a key person at different level has to coordinate and generalize the efforts of all the subordinate and followers in a positive way. मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहीं ना कहीं उसको एफर्ट करना चाहिए कि जितने भी लेवल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, है, ताकि पॉजिटिव वे में क्या कर सके, वर्क को अचीव कर सके। Leaders are responsible for not only to show the way to the subordinate to work as a team or group towards the attainment of a goal, but they are supposed to lead the group or team as well. यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हमारे लीडर्स है वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो सबॉर्डिनेट को बताए कि वो उनको टीम में काम करना चाहिए, ग्रुप में काम करना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। बल्कि एक लीडरशिप का ये भी काम होता है कि उनको लीड करे, टीम को बताए कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अब आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ टीम। टीम एक्चुअली में होती क्या है। टीम की अगर हम बात करें तो ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप जो होता है वो फॉर्मली इनफॉर्मली बनाया जाता है, लेकिन अगर हम टीम्स की बात करते हैं तो टीम एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्मली बनाई जाती है। अ टीम में बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल हु इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द मेंबर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। टीम के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनका मेन पर्पज़ क्या होता है, कॉमन गोल को अचीव करना। ठीक है, कहीं ना कहीं टीम वर्क में हर एक पर्सन का जो काम है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इंटर रिलेटेड होते हैं हर एक मेंबर्स। अगर किसी एक ने कुछ गलत किया तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टीम के जितने भी मेंबर हैं उनको सही तरीके से सही तरीके से पॉजिटिव वे में जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, ताकि ग्रुप का गोल जो है वो अचीव किया जा सके। टाइप्स ऑफ टीम। टीम की अगर हम बात करें तो टीम कितने टाइप्स की होती है। एक आती है हमारी फॉर्मल टीम। ठीक है, तो टीम को भी जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल टीम और इनफॉर्मल टीम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल टीम क्या होती है। फॉर्मल टीम और ग्रुप आर क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय मैनेजर्स कैरिंग आउट स्पेसिफिक टास्क टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल। यानी कि फॉर्मल टीम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई जाती है मैनेजर के द्वारा। ठीक है, ताकि एक स्पेसिफिक टास्क को जो है वो कैरी ऑन किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टीम बनाई जाती है, हर एक टीम को हर एक टास्क जो है वो साइन कर दिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अच्छे से अचीव किया जा सके और कोई भी काम जो है रिपीटेटिव वे में ना हो। द मोस्ट प्रिवलेंट टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप इज द कमांड ग्रुप। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है फॉर्मल ग्रुप का वो क्या है, कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप के अंदर क्या होता है, विच इंक्लूड अ मैनेजर एंड ऑल द एम्प्लॉयज हु रिपोर्ट टू दैट मैनेजर। यानी कि एक मैनेजर होता है और उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक मैनेजर को क्या करते हैं, अपने काम के बारे में रिपोर्ट करते हैं। अनदर टाइप्स ऑफ फॉर्मल टीम इज़ द कमेटी। जो अनदर टाइप होता है फॉर्मल टीम का वो है कमेटी। कमेटी क्या होती है, विच जनरली लास्ट अ लॉन्ग टाइम एंड डील विद रिकरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। फॉर इंस्टेंस योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज probability has a committee for student affairs to deal with recurring issues that involve student lives. While member of this committee may go and come, ठीक है, द कमेटी रिमेन इन द प्लेस ओवर टाइम। यानी कि फॉर्मल टीम के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी क्या काम क्या होता है, जो भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने का काम होता है। कमेटी सेम रहती है, लेकिन उस कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो आते जाते रहते हैं। तो 2 टाइप्स की हमने कमेटी पढ़ी। फर्स्ट है कमांड टीम, जिसके अंदर एक मैनेजर होता है, बाकी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उस पर्टिकुलर मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं अगर कोई भी
प्रॉब्लम होती है या कोई भी सजेशन होता है, किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट होती है, तो उस पर्टिकुलर मैनेजर को करते हैं। कमेटी की बात करते हैं फॉर्मल टीम में, तो कमेटी वो होती है जो कमेटी फिक्स रहती है, ठीक है, लेकिन उसके मेंबर्स चेंज होते रहते हैं कमेटी। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटी सर्कल इज अ काइंड ऑफ अ टीम। अ क्वालिटी सर्कल इज अ काइंड ऑफ टीम। एग्जाम्पल, at Renault Metal Company, McCulloch Sheet and Plate Plant, which is based in McCook. Quality Circle have been a significant component of a quality program that has dramatically improved productivity and quality since 1981 in a program called Cooperative Hourly and Management Problem Solving. Quality Circle team meet for an hour weekly to discuss work related problems, investigate the cause, recommend solution and take corrective action. अभी तक हमने कहा कि एक जो कमेटी है, एक जो कंपनी है, उसने एक टीम बनाई। उस टीम का मेनली काम क्या होता है कि वो 1 घंटे के लिए जो है वो मिलती है, और जो क्वालिटी इंप्रूव करने का उनका मेन मोटिव होता है कि किस तरीके से जो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। When a team has completed its investigation and identify a solution, it makes a formal presentation to the plant management and staff. Of the most 475 solutions offered in the first 4 years of the program, almost 400 were approved. The total saving from the ideas have been 8 times more time their cost, a significant amount in a major manufacturing facility where cost control is very important. Over 3 year period, McCook was able to double the pound of aluminium per employee that is shipped and deliver more than 2000 items to a specific customer without a single rejection. यहाँ पे कहा गया है कि जो ये कंपनी की हम बात कर रहे हैं, मैककुक कुक कंपनी की, इसने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का मेनली काम क्या था, जिस टीम का मेनली काम था कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना उसके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उसके लिए उस टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, मीटिंग करते थे हर घंटा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते थे, उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते थे, क्या कारण है उस प्रॉब्लम का, और उसके सोल्यूशन निकालते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि 475 सोल्यूशन निकाले गए, ठीक है। फर्स्ट 4 years प्रोग्राम जो हुआ था उसमें 475 सोल्यूशन निकाले गए, जिसमें से 400 सोल्यूशन को अप्रूवल मिल गया। और जो ये सोल्यूशन निकाला गया, इससे जो एक्चुअल कॉस्ट आती थी ना, अब ये सोल्यूशन यूज़ करने के बाद जो कॉस्ट है वो 8 times जो है वो कम आने लग गई, ठीक है। सेविंग जो एक्चुअली में कॉस्ट आती थी उससे अब 8 times ज़्यादा सेविंग होने लग गई। और जो मैककुक्स की जो एम्प्लॉयज़ की जो टर्नओवर था, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी बढ़ गई, और साथ ही साथ जो डिलीवरी थी वो भी बढ़ गई, ठीक है, और साथ ही साथ जो रिजेक्शन रेट था वो भी कम हो गया। तो क्या क्या बेनिफिट हुए, एक तो कॉस्ट कम हुई, उसके बाद जो टर्नओवर था वो भी बढ़ गया, और शिपमेंट भी बढ़ गई, और रिजेक्शन भी कम होने लग गए। सम फॉर्मल टीम्स आर टेम्परली, दे मे बी कॉल्ड टास्क फोर्स और प्रोजेक्ट टीम। कई कुछ ऐसी टीम होती है जो कि टेम्परेरी बेसिस पे बनाई जाती है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस टीम को हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या कहा गया, दिस टीम आर क्रिएटेड टू डील विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड आर यूजुअली डिसबैंडेड व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड और द प्रोजेक्ट इज सॉल्व। तो यहाँ पे यही कहा गया कि एक टीम बनाई जाती है, फॉर्मली टीम बनाई जाती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस टीम को जो है वो डिसबैंड कर दिया जाता है। तो ये क्या क्या थे, इसमें हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं। फॉर्मल टीम वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉर्म की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है ताकि जो एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। फॉर्मल टीम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, फॉर्मल ग्रुप्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कमांड टीम क्या होती है, जब जहाँ पे एक मैनेजर होता है, बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं, सारे के सारे इंप्लॉयज एक पर्टिकुलर मैनेजर को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। फॉर्मल टीम के अंदर हम कमेटी की बात करते हैं, तो कमेटी यानी कि कमेटी तो फिक्स रहती है, लेकिन उस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं, कमेटी लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती है। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटी सर्कल इज अ काइंड ऑफ अ टीम। क्वालिटी सर्कल यानी कि एक टीम बना दी जिसका मेन काम क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्पररी टीम बनाना। फॉर्मल टीम्स आर टेम्पररी, यानी कि जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए टीम बनाई, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो उस टीम को भी डिसबैंड कर दिया गया। इसके बाद आता है हमारा इनफॉर्मल टीम और ग्रुप। It emerges whenever people come together and interact regularly.
Such groups develop within the formal organization structure. For example, Saturday morning games may strengthen the players' ties to each other, or a women groups may meet to discuss the various actions that can make the organization a better place for women to work. Member of informal team tend to subordinate some of their individual needs to those of the team as a whole. In return, the team supports and protects them. The activities of informal team may further the interest of the organization. यानी कि जब ग्रुप्स के मेंबर, टीम के मेंबर आपस में मिलके बातचीत करते हैं, ये जो टीम बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं बनाई जाती, लेकिन ये इनफॉर्मली यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट पे बनाई जाती है उन लोगों के बीच में जो उस टीम के मेंबर्स होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो सोशल नीड्स है उसको फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। एक ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं इनफॉर्मल टीम जो है वो हेल्प करती है फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। उसके बाद आता है हमारा टीम डेवलपमेंट, की किस तरीके से एक टीम को डेवलप किया जा सकता है। इसके अंदर 5 स्टेजेस का हम यूज करते हैं ताकि एक टीम को डेवलप किया जाए, बनाया जाए। दस द टीम मेंबर पासिस थ्रू सेवरल स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टीम। 5 स्टेज मॉडल ऑफ द टीम डेवलपमेंट आर: first is forming stage. This is the first stage of the team development. In this stage, the member try to explore and understand the behavior of the team member. At these stages, they are polite and try to find out how to fit into the team. इस स्टेज में क्या होता है, जब एक टीम को बनाया जाता है, जो भी मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पोलाइटली एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि वो टीम के अंदर एडजस्ट कर सके, फिट हो सके। उसके बाद आता है स्टॉर्मिंग स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, इन द सेकंड स्टेज मेंबर स्टार्ट कंपीटिंग फॉर द स्टेटस, लीडरशिप एंड कंट्रोल इन द ग्रुप। यानी कि इस स्टेज में ये होता है कि जितने भी मेंबर होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छा पोजीशन जो है उस ग्रुप में मिले, एक स्टेटस मिले, हमें एक लीडरशिप मिले, ठीक है, कि हम लोग बाकी मेंबर्स को लीड कर सके, पूरे ग्रुप का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथों में हो। तो एज अ रिजल्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, हर एक मेंबर के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मेंबर ट्राई टू रिजोल्व द इश्यूज रिलेटेड टू टास्क एंड वर्किंग रिलेशनशिप। दे ऑल्सो रिजोल्व द इशू रिलेटेड टू द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन द ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उन इश्यूज को, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे तो वो जो टास्क है, जिस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए उस टीम को बनाया गया, उस टास्क को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि जो उनके बीच का इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल का क्या रोल है उस ग्रुप के अंदर। उसके बाद आता है नॉर्मिंग स्टेज। यहाँ पे क्या कहता है, मेंबर एस्टैब्लिश अ बैलेंस अमंग वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेज। दे डेवलप ग्रुप नॉर्म्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। एट दिस स्टेज कोऑपरेटिव फीलिंग डेवलप अमंग द टीम मेंबर। तो इस स्टेज पे आते हुए क्या होता है कि हर एक जो मेंबर होता है उनके बीच में एक कोऑपरेटिव फीलिंग्स आ जाती है, क्योंकि हर एक को पता होता है कि उसका रोल क्या है, उसको क्या जो है काम उस ग्रुप में, उस टीम में करना है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, आपस में जो है एक कोऑपरेशंस बना लेते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है इस स्टेज पे आके। और कहीं ना कहीं ग्रुप के जो गोल है, जो उस टीम को बनाने का जो मेन गोल है, उस पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है परफॉर्मिंग स्टेज। इन दिस स्टेज द टीम मेंबर मेक एफर्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इस स्टेज में आके जो भी उनको टास्क दिया जाता है, जो भी उस टीम को बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है वो अपना एफर्ट्स डालते हैं। The established pattern of the relationship improves coordinations and help in resolving the conflicts. Members trust each other and extend their full cooperation for the achievement of the group goal. यहाँ पे जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो अभी हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े। फर्स्ट है फॉर्मिंग स्टेज, जब ग्रुप को, टीम को बनाया जाता है, ठीक है, जब मेंबर्स एक दूसरे के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉर्मिंग स्टेज आते हैं जब कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं कि हर एक पर्सन जो है अपनी डोमिनेटिंग पावर रखना चाहता है, लेकिन इस इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का रोल डिफाइन किया जाता है कि किस पर्सन को क्या करना है। उसके बाद आता है नॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पे कोऑपरेशन फीलिंग जो है वो डेवलप कर लेते हैं टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ और कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हैं। जो फोर्थ स्टेज आती है यहाँ पे होती है कि एक्चुअली में जो भी टास्क को करना होता है उसके लिए वो एफर्ट्स डालते हैं, परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। उसके बाद आता है एडजॉर्निंग स्टेज। एडजॉर्निंग स्टेज क्या होता है कि जब भी टीम क्या करती है, जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए टीम को बनाया है, तो अगर वो काम पूरा हो जाता है तो
वर्क को डिसबैंड कर दिया जाता है, उस टीम को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। एज यू मस्ट बी अवेयर दैट द टीम इज फॉर्म फॉर सम पर्पसेज, व्हेन दिस पर्पस इज फुलफिल्ड द टीम मे बी एडजॉर्न्ड, दस द ब्रेकिंग अप ऑफ द टीम इज रेफर टू एज एडजॉर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है फॉलोइंग स्टेज ऑफ द टीम डेवलपमेंट की। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो सिंपल वर्डों में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज पे आती है अवेयरनेस, उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के बाद आता है थर्ड स्टेज में कॉपरेशन, फोर्थ स्टेज में जो परफॉर्मिंग स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, एंड फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, टीम मेंबर्स को सेपरेट कर दिया जाता है, उस टीम को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा टीम बिल्डिंग। अभी हमने पढ़ा था टीम डेवलपमेंट की क्या, किस तरीके से टीम डेवलप की जाती है, इसके 5 स्टेज, जिससे अब आता है हमारा टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग रेफर टू शेपिंग ऑफ द टीम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, कि टीम को इस तरीके से बनाया जाए कि वो स्मूथ वे में क्या करे, वर्क करे, स्मूथ वे में फंक्शंस करे। द जोहरी विंडो अप्रोच हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दिस अप्रोच एम एट हेल्पिंग मेंबर टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, ओपिनियन, रिएक्शंस एंड एक्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम द टीम मेंबर्स। दिस एनहेंसेस देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स। कहीं ना कहीं इस अप्रोच का मेन मोटिव ये होता है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने फीडबैक दे सके। ठीक है, उसके बाद आता है द रोल नेगोशिएशन अप्रोच। दिस अप्रोच फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टीम मेंबर्स एंड accommodating means providing what somebody wants, their behaviors according to the expectation. This enhance the collaborated efforts of the team members। तो यहाँ पे आता है द रोल नेगोशिएशन अप्रोच। इसमें कहा गया है कि टीम मेंबर की क्या एक्सपेक्टेशन से क्या चाहता है वो, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करे टीम मेंबर्स के साथ। उसके बाद आता है टीम रोल अप्रोच। दिस अप्रोच एडवोकेट्स दैट देयर आर सर्टेन रोल विच ईच टीम मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म्स। ठीक है, हर एक मेंबर के कुछ रोल्स होते हैं, हर एक मेंबर को पता होता है कि उसको क्या काम करना है टीम में रह के। Belvin has identifying 8 roles. They are coordinator, shaper, plant monitor, company worker, resource investigator, team worker and completer या finisher. Smooth performance of these roles bring harmony in the efforts of the team member। यानी कि अगर जो भी टीम मेंबर्स के रोल्स होते हैं अगर वो स्मूथली अपने रोल को परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हार्मनी लेके आता है टीम मेंबर्स के एफर्ट्स में। द बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग मेंबर्स बिहेवियर टुवर्ड्स द टीम। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका क्या बिहेवियर है टीम के प्रति। द इंडिविजुअल मेंबर इवेल्युएट हिज और हर ओन बिहेवियर एंड फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल बिहेवियर। नाउ वी और शी अडॉप्ट द मोस्ट सुटेबल बिहेवियर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच कहता है कि टीम मेंबर जो है, इंडिविजुअल मेंबर जो है वो अपने बिहेवियर को चेक करता है, इवेल्युएट करता है और जो सुटेबल बिहेवियर है उसको एक्सेप्ट करता है ताकि जो भी वो काम कर रहे हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इफेक्टिव तरीके से अचीव किया जा सके। उसके बाद आता है सिमुलेशन अप्रोच। सिमुलेशन अप्रोच क्या होता है, इन दिस अप्रोच एन आर्टिफिशियल टीम इज फॉर्म्ड वेयर मेंबर इंटरेक्ट, डिस्कस, डेलिब्रेट एंड लर्न फ्रॉम अदर मेंबर्स बिहेवियर्स। ठीक है, इसमें कहा गया इन दिस अप्रोच एन आर्टिफिशियल टीम इज फॉर्म where member interact, discuss, deliberate and learn from other member behavior. In this situation the team member learn the most effective way of dealing with the challenges and meet the requirement and expectations of the टीम मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल टीम को बनाया जाता है जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि जो भी टीम बनाई जा रही है उसको बनाने का क्या रीज़न है, क्या हमें गोल को अचीव करना है। उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च अप्रोच। इन दिस अप्रोच द होल रेंज ऑफ बिहेवियर इज एनालाइजेज एंड इवेल्युएटेड। द रिसर्चर इंटरेक्ट विद द टीम मेंबर एंड इवेल्युएट देयर बिहेवियर। द एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल बिहेवियर ऑफ द टीम मेंबर्स। यानी कि हर एक मेंबर के बिहेवियर को चेक किया जाता है। अगर किसी का बिहेवियर अच्छा ना लगा तो उसको कहा जाता है कि भाई अपने बिहेवियर को चेंज करो, ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा टीम के अंदर। अगर तुम इस तरीके का बिहेवियर करोगे तो तुम्हें टीम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच क्या कहते हैं, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी इन द टीम मेंबर्स, द एफर्ट्स
इज मेड टू चैनलाइज दिस पॉजिटिव क्वालिटी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द टीम गोल, यानी कि क्या पॉजिटिव क्वालिटी है उस टीम की, ठीक है, उसको चेक किया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव क्वालिटी है ये हेल्प करती है टीम के गोल को अचीव करने में। उसके बाद आता है प्रोजेक्शन इनटू फ्यूचर। इन दिस अप्रोच द टीम मेंबर प्रिपेयर कॉमन विजन ऑफ द टीम। द टीम मेंबर में बी एनकरेज टू मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स रियलाइजिंग दैम। जो भी टीम हमने बनाई होती है वो हम क्यों बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में हम कोई किसी भी एक गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो टीम बनाई जाती है, ताकि उनको एनकरेज किया जाए कि वो जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करे। लिंकेज विद इंडिविजुअल गोल, ईच मेंबर हैज हिज और हर इंडिविजुअल गोल एज वेल एज टीम गोल। हर एक मेंबर का अपना गोल होता है किसी भी टीम के अंदर आने का। देयरफॉर द इंडिविजुअल गोल मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द टीम गोल। दिस ब्रिंग हार्मनी इन द टीम एफर्ट्स एंड एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कंबाइन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, टीम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। उसके बाद आता है फोर्स फील्ड एनालिसिस। सेवरल फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। टीम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज दीज फोर्सेस एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव फोर्सेस। इसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव फोर्सेस। द पॉजिटिव फोर्सेस आर आइडेंटिफाइंग एंड फर्दर रीइंफोर्स। द रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर मोटिवेट्स द members for making efforts towards the realization of the team goals. This further strengthen the positive behavior of the team member। यानी कि चेक करना कि जो भी पॉजिटिव बिहेवियर है उसको क्या करना, मोटिवेट करना, ताकि टीम मेंबर उस बिहेवियर को आगे फर्दर क्या करे, यूज करे, उसको अप्लाई करे। रिड्यूस नेगेटिव फोर्सेस, यानी कि जो भी नेगेटिव बिहेवियर है उसको क्या किया जाए, निग्लेक्ट किया जाए। द एफर्ट्स आर मेड टू रिमूव दिस नेगेटिव फोर्सेस। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। द प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ द टीम गोल। यानी कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ों को क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, टीम को मॉनिटर करना चाहिए, उनके काम को मॉनिटर करना चाहिए, ताकि जो है टीम के गोल को सही से अचीव किया जाए। अगर कोई दिक्कत है तो उसको पहले ही ठीक कर लिया जाए, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। While building the team, the manager must take into account those factors which contribute to effective accomplishment of the team goal। यानी कि जब भी हम टीम को बनाते हैं तो मैनेजर को उन फैक्टर्स को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए जो हेल्प करते हैं उस टीम के गोल को अकम्प्लिश करने में। उसके बाद आता है हमारा टीम इफेक्टिवनेस। टीम इफेक्टिवनेस क्या कहता है, द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम आर अचीव। द डिग्री टू विच द टीम अचीव्स द नीड्स एंड वेल बींग ऑफ इट्स मेंबर्स, द एबिलिटी ऑफ द टीम टू सर्वाइव। तो ये थे कुछ टीम इफेक्टिवनेस। एक टीम इफेक्टिव कब होगी, जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ध्यान रखेगी। द डिग्री टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम आर अचीव, कि कितना एक टीम जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है। द डिग्री टू विच द टीम अचीव्स द नीड्स एंड वेलबींग ऑफ इट्स मेंबर, की कहीं ना कहीं टीम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तो अचीव कर पा रही है, इंडिविजुअली वो किस तरीके से जो है मेंबर्स के वेलबींग के लिए हेल्प करती है। एबिलिटी ऑफ द टीम टू सर्वाइव, की टीम जो है वो सर्वाइव कर पाए, कि लॉन्ग लास्टिंग जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से अचीव कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल एंड टीम इन्वायरमेंट रिलेट टू द फॉलोइंग एलिमेंट। पहला है रिवॉर्ड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, फिजिकल स्पेस, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। तो ये थे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल और टीम इन्वायरमेंट में। यानी कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, फिजिकल स्पेस हो, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, यानी कि हर एक वर्क को जो है लीड करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उसको क्या काम किसको क्या करना है। उसके बाद आता है टीम डिज़ाइन। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स। टीम डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, किस तरीके से एक टीम को डिज़ाइन किया जाता है। टास्क करेक्टरिस्टिक, टीम साइज और टीम कंपोजिशन। इसके बाद आता है टीम प्रोसेस। टीम के क्या क्या प्रोसेस है, टीम डेवलपमेंट, टीम नॉर्म्स एंड टीम रोल्स। Following element which contribute to the team effectiveness. Members understand and are committed to group goals. They are friendly, concerned and interested in others. They acknowledge and confront conflicts openly. They listen to others and understand them. They involve others in the process of decision making. They recognize and respect individual differences. They contribute ideas and solutions. They
value ideas and contributions of others, they recognize and reward team efforts. ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा टीम इफेक्टिवनेस के बारे में, टीम डेवलपमेंट के बारे में, टीम बिल्डिंग के बारे में, टीम के टाइप्स के बारे में। आई होप कि आप सभी को ये सारे टॉपिक जो है अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।